हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन बंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया में हमने क्या पढ़ाया, तो क्रिया के पहली कक्षा क्रिया के बारे में विशेष और विस्तृत प्रकार से हमने वर्णन किया, बताया। और क्रिया का बंटवारा करके हमने आप लोगों को बताया था कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार, और कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार को हमने पढ़ा दिया। और उसकी वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में जाकर है, उसको या उस कक्षा को अच्छी तरह से देख लीजिए, ठीक है। तब आगे आइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कहाँ पर। तो देख रहे थे अकर्मक और सकर्मक की पहचान के विशेष नियम। तो वह भी हमने आपको क्या किया था, या क्रिया की पहचान के विशेष नियम में हमने आपको बता दिया था। और आज की कक्षा हम लोगों की किस पर होने वाली है, तो आज की कक्षा हम लोगों की होगी क्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। तो आइए देखिए हमारी कक्षा किस पर होगी आज की। क्रिया से जुड़े हुए कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? क्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, तो उसको जानने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, क्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में आपको क्या मिलेगा, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्रिया से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में आपको जानना है क्या, कि अकर्मक और सकर्मक, ठीक है। जो सकर्मक होती है वह एक कर्मक और द्विकर्मक होती है। तो उसमें हमको देखना क्या है, आइए देख लेते हैं। यदि क्रिया के साथ, ठीक है, यदि क्रिया के साथ या यदि किसी वाक्य में, आइए देख लेते हैं पहला वाला विशेष, या तो नोट भी लिख सकते हैं या विशेष लिखना हो तो दोनों लिख सकते हैं। देखिए, यदि किसी वाक्य में, ठीक है, आराम से देखने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो, किसके करने का मेरे दोस्त, देने का बोध हो, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो, और दान दिया जा रहा हो, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो, दिया दान दिया जा रहा हो, यदि किसी वाक्य में देने का क्या हो, बोध हो, और क्या किया जा रहा हो, दान दिया जा रहा हो, ठीक है। तो वहां क्या और किससे से दान दिया जा रहा हो, तो क्या और किस क्या और किसको का उत्तर, क्या और किसको का उत्तर मिलने पर भी, मिलने पर भी, क्या और किसको का उत्तर मिलने पर भी क्रिया एक कर्मक होती है, मिलने पर भी
क्रिया क्रिया एक कर्मक मिलने पर भी क्रिया एक कर्मक होती है। ठीक है, इसको बताएंगे। देखिए, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो, क्या दिया जा रहा हो? दान दिया जा रहा हो। क्या दिया जा रहा हो दोस्त? दान दिया जा रहा हो। और क्या और किसको से प्रश्न करने पर, क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर भी मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो? उत्तर। ठीक है, देखिए, क्या और किसको शब्द का प्रयोग हम क्रिया की पहचान के लिए बताए थे। किसकी पहचान के लिए? क्रिया की। और जाकर देखिएगा, क्रिया की पहचान के लिए विशेष नियम जो दिए हैं उसमें होगा। ठीक है, क्या और किसको का क्या मिले? उत्तर मिले। ठीक है, तो क्रिया कौन सी होती है मेरे दोस्त? एक कर्मक होती है। क्या होती है? एक कर्मक होती है। ठीक है, तथा क्रिया के साथ होती है। तथा क्रिया के साथ, तथा तथा कर्म के साथ ना, ऐसे लिखिएगा या तो उसी लिखते लिखिए, तथा को परसर्ग, को परसर्ग। परसर्ग का अर्थ होता है विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह। तथा कुपरसर्ग लगे रहने पर भी, लगे, कुपरसर्ग लगे रहने पर भी, कुपरसर्ग लगे रहने पर भी कर्म कारक न होकर। ठीक है, कुपरसर्ग लगे रहने पर भी कर्म कारक न होकर, न होकर, कर्म कारक न होकर वहां पर, वहां पर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? वहां पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है। चलिए देखिए, हम बताएं क्या विशेष इससे है। थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझने का प्रयास करिएगा। यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो, किसका बोध हो? देने का, और दान दिया जा रहा हो। क्या दिया जा रहा हो? दान दिया जा रहा हो। दान देने का मतलब कि जिसको वस्तु दे जाए और फिर उससे लिया न जाए। ठीक है, ऐसा मतलब है। ठीक है, वस्तु दे गई लेकिन उससे लेने का काम नहीं किया जाएगा, तो वह दान दिया जा रहा हो। ठीक है, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो, तो क्या और किसको का उत्तर मिलने पर भी क्रिया एक कर्मक होती है। कैसे होती है? क्रिया एक कर्मक होती है। तथा को परसर्ग लगे रहने पर भी कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है। कौन सा कारक? संप्रदान कारक, यानी चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर क्या हो जाता है? आगमन हो जाता है। किस विभक्ति का? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति। जैसे, ऐसे तो आपको नियम पता चला, या शब्द सह, शब्द के साथ हमने समझा दिया। लेकिन अब चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। अब उदाहरण के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आइए देख लीजिए, मोहन, मोहन ने सोहन को, मोहन ने सोहन को 10 रुपया, 10 रुपया उधार दिए। क्या दिए मेरे दोस्त? उधार दिए। मोहन ने सोहन को कितने रुपया? 10 रुपया क्या दिया? उधार दिया। ठीक है, चलिए देखिए, जो ये उधार शब्द है, हम देंगे जिससे तो फिर लेने का भी काम करेंगे। क्या करेंगे? लेने का भी काम करेंगे। कौन दिया? मोहन दिया। किसको दिया? सोहन को दिया। देखिए, यदि किसी वाक्य में देने का बोध हो और दान दिया जा रहा हो, ठीक है, तो क्या और किसको से प्रश्न करने पर मोहन ने सोहन को क्या दिया? 10 रुपया दिया। क्या दिया? 10 रुपया दिया। किसको दिया? सोहन को दिया। किसको का भी उत्तर मिल रहा है, और 10 रुपया क्या दिया?
10 रुपया दिया। क्या दिया? 10 रुपया दिया। तो उधार दिया। कैसा दिया? उधार। फिर मिलेगा? हाँ मिलेगा। जब मिलेगा तो ये जो सोहन है यह भी कर्म और 10 रुपया भी क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या यहाँ पर दान दिया जा रहा है? नहीं। उधार दिया है तो फिर मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तब हम क्या करेंगे? वहां पर एक कर्मक लगाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो सोहन को है और 10 रुपया है, ये दोनों मेरे दोस्तों क्या है? कर्म है। क्या है मेरे भैया? कर्म। यदि यही उधार नहीं दिया गया होता तो यह फिर वापस मिलता नहीं। दे दिया, मिलेगा नहीं। ठीक है। अगर मिलता भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें उधार शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो यहाँ पर कठोर कर्म है, एक कर्म ये एक कर्म ये, यानी यहाँ पर क्रिया कैसी है? द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? द्विकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है मेरे दोस्त? द्विकर्मक। अभी तो इसमें ऐसे समझे। चलिए अब देखते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे कि क्रिया एक कर्मक है। आइए देखिए, जैसे इसी मोहन ने भिखारी को मोहन ने भिखारी को भोजन दिए। मोहन ने भिखारी को भोजन दिए। चलिए, मोहन ने किसको? भिखारी को क्या दिया? भोजन दिया। क्या का भी उत्तर मिल रहा है? भोजन दिया। किसको दिया? भिखारी को दिया। क्या और किसको का उत्तर मिलने पर भी क्रिया कैसी होगी? एक कर्मक होगी। अवस्था क्या है इसकी? स्थिति क्या है कि क्या का भी उत्तर मिल रहा है और किसको का भी उत्तर मिल रहा है? दोनों का उत्तर हमको क्या कर रहा है? मिल रहा है, परंतु दान दिया जा रहा है। भोजन का क्या यहाँ पर क्या किया जा रहा है? दान। कैसे कि भिखारी को जो आप भोजन दे देंगे क्या उससे लेंगे? नहीं। तो जो यहाँ पर भिखारी को है इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा संप्रदान कारक। कौन सा कारक? संप्रदान। लेकिन ये जो भोजन है यहाँ पर भोजन क्या है दोस्त? कर्म। तो इस वाक्य में एक कर्म है कि दो कर्म? कर्म की संख्या एक। इस कारण यहाँ पर क्या हो जाएगी? एक कर्मक क्रिया। कैसी क्रिया हो जाएगी दोस्तों? एक कर्मक क्रिया हो जाएगी। जल्दी करिए। ठीक है। और हम बोले हैं कि एक क्रिया एक कर्मक होती है तथा को परसर्ग लगे रहने पर भी कर्म न होकर वहां पर संप्रदान कारक होता है। तो देख लीजिए, भिखारी को, जैसे कर्ता ने कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। तो आपको पता होगा कि जिसके साथ को लगा रहता है कर्म होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। नियम कह रहा है कि दान देने का बोध हो। क्या देने का? दान। देखिए यहाँ पर सोहन को कर्म है, लेकिन यहाँ पर भिखारी को कर्म है नहीं है। क्या है? संप्रदान। क्योंकि जिस भिखारी को आप दे देंगे उससे लेने का काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर किसका बोध हो रहा है? दान देने का बोध। किसका देने का? दान देने का बोध हो रहा है। इस कारण यहाँ पर भिखारी को क्या हो गया? संप्रदान हो गया। और सोहन को यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त? कर्म हो गया। ठीक है। चलिए आगे देखिए। तो अगली वाली पंक्ति हम लोग समझने का क्या करेंगे? प्रयास। मोहन ने सोहन को 10 रुपया उधार दिया और मोहन ने भिखारी को भोजन दिया। आगे चलिए देखते हैं। आगे समझने का क्या करेंगे? प्रयास। आइए देखते हैं, अच्छी प्रकार से समझते हैं। अगला उदाहरण, हाँ हो गया। जैसे राजा ने ब्राह्मण को गाय दी। बहुत बार सुने होंगे आप लोग कि राजा ने, किसने? राजा ने किसको? ब्राह्मण को क्या दिया? ब्राह्मण को गाय दी। राजा ने ब्राह्मण को क्या दी? गाय दी। किसने दिया? राजा ने। तो राजा यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ता है। यहाँ तो फिक्स है कि राजा यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त? कर्ता है। लेकिन ब्राह्मण को क्या दी? गाय। यहाँ पर गाय जो है, गाय 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 शब्द क्या है? कर्म है। गाय क्या है मेरे दोस्त? कर्म। लेकिन जो ब्राह्मण को है, ये जो ब्राह्मण शब्द है, कौन सा शब्द? ब्राह्मण। ब्राह्मण के साथ को परसर्ग लगा है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण कर्म नहीं होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? संप्रदान कारक होगा। कौन सा कारक?
संप्रदान कारक। जैसे माता ने, अगला उदाहरण देखिए, माता जी ने धोबी को माता जी ने धोबी को कपड़े दिए। माता जी ने धोबी को कपड़े दिए। ठीक है, माता जी ने धोबी को क्या दिए? कपड़े दिए। चलिए, माता जी ने धोबी को कपड़े दिए। और उसी तरह से देखिए, हाँ, माता जी ने धोबी को कपड़े दिए। माता जी ने, अगला वाला लिखिए, माता जी ने भिखारी को रोटी दी। माता जी ने भिखारी को रोटी दी। चलिए देखिए, दोनों स्थान पर माता जी है और माता जी यहाँ पर कर्ता। ठीक है, दोनों स्थिति में माता जी क्या है? कर्ता। तो जो दोनों स्थिति में माता जी कर्ता है, इनसे तो कुछ लेना देना है नहीं, कर्ता तो फिक्स है। लेकिन देखिए, यहाँ पर धोबी को, यहाँ पर भिखारी, दोनों के साथ क्या है? कर्म पर सर्ग लगा है, यानी कर्म का चिन्ह लगा है को। तो एक साथ आप लोग देखेंगे कि जो कर्म बन जाएगा, एक साथ संप्रदान कारक बन जाएगा। चलिए आइए दी, जो ये एक शब्द यहाँ पर कपड़ा है, क्या है? कपड़ा। यहाँ पर कपड़ा आपका क्या है? कर्म है। ठीक है, रोटी यहाँ पर क्या है? कर्म है। क्या है मेरे दोस्त? कर्म है। क्या है? कर्म। एक जगह कपड़ा कर्म, एक जगह रोटी कर्म। कर्म तो है। माता दोनों स्थान पर क्या है? कर्ता। लेकिन यहाँ पर जो धोबी को कपड़े दे रहे हैं, माई है, जो माई माता जी धोबी को कपड़े दे रही हैं, फिर लेने का भी काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर दान दिया जा रहा है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर धोबी जो है, धोबी को, ये क्या है? कर्म। तो इस वाक्य में माता जी ने धोबी को कपड़े दिए, कितने कर्म हो गए? 2। तो क्रिया यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? द्विकर्मक। लेकिन जो भिखारी है, इस भिखारी को आप रोटी दे रही हैं, तो क्या उस भिखारी से रोटी आप लेंगी? माता जी ले लेंगी का? भिखारी को रोटी देने के बाद नहीं लेंगी। तो यहाँ पर भिखारी क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? संप्रदान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। इस कारण यहाँ पर कर्म की संख्या एक कर्मक क्रिया। यहाँ पर देखिए, राजा ने ब्राह्मण को गाय दी, कर्म की संख्या 1, यहाँ पर एक कर्मक क्रिया। यहाँ पर धोबी को और कपड़े, ठीक है, यहाँ पर 2 क्रिया। इस कारण यहाँ पर कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो इसको मिटाने का काम करते हैं, पूरा मिटा रहे हैं और थोड़ा सा और कुछ उदाहरण देंगे, फिर इसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, हो गया? तो आगे देखने का काम करते हैं, उदाहरण देखेंगे कुछ, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तो मिटाने का काम करिए। आप लोग लिखते रहिए साथ में। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही रखा गया है, और पूरे कमेंट बॉक्स को भरने का काम भी करिए साथ में, क्योंकि नहीं बताएंगे तो हम क्या जान पाएंगे कि आपको क्या परेशानी है। डॉक्टर के पास जाएंगे और उससे अपना रोग नहीं बताएंगे तो डॉक्टर इलाज करेगा? नहीं करेगा ना। इसी कारण आप भी हमसे नहीं बताएंगे तो मैं उसका समाधान नहीं कर पाऊंगा। और आप लोग क्या करिए? बताने का प्रयास करिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद जैसे कुछ और उदाहरण आपको दे रहा हूं, लिखिएगा कि सीता ने भिखारी को वस्त्र दिए। आप लोगों के लिए प्रश्न है, सीता ने भिखारी को क्या दिए? वस्त्र दिए। आगे देखिए, फिर इसके बाद श्याम ने मोहन को 100 रुपया दिया। ठीक है, अगला वाला इसी तरह एकदम सेम है। श्याम ने मोहन को, ध्यान से सुनिएगा और लगाइएगा, कहां पर एक कर्म, कहां पर 2 कर्म। श्याम ने मोहन को 100 रुपया उधार दिए। श्याम ने मोहन को 100 रुपया
उधार दिए। ठीक है, माता जी ने ठीक है, माता जी ने ब्राह्मण को कपड़े दिए। आप लोगों के लिए प्रश्न, कपड़े दिए, करिए। एक कर्मक की द्विकर्मक, इसमें यही बताना है। ठीक है, ठीक है। छोटी ने संजना को छोटी ने संजना को पेन दी। छोटी ने संजना को क्या दी? पेन दी। फिर लेगी कि नहीं लेगी, अब इसको देख लीजिए। अब जो पेन दी तो लेगी, तब तो एक कर्मक कि दो कर्मक? दो कर्मक। जब नहीं लेगी तो एक कर्मक। आगे देखिए, चंदन ने धोबी को कपड़े दिए, तो लिख लीजिए यहां पर संदीप ने धोबी को कपड़े दिए। ठीक है, अब इसमें आप लोगों को क्या करना है कि कौन सी क्रिया अकर्मक, कौन सी क्रिया सकर्मक। अच्छा, सकर्मक और अकर्मक है, तो एक कर्मक कौन है और कौन द्विकर्मक है, ये आप लोगों के लिए प्रश्न। अब जल्दी से करिए, इसको मिटाते हैं और अगला नियम या अगला नोट आप लोगों के लिए प्रस्तुत करते हैं। चलिए, हो गया, मिटाएं। आगे चलिए देख लेते हैं दोस्त, मिटाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगला विशेष नियम। विशेष नियम अगला क्या है, आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आइए चलिए देख लेते हैं विशेष नियम क्या होने वाला है। तो यदि किसी वाक्य में दो कर्म हो, ठीक है, यदि किसी वाक्य में, चलिए अगला वाला विशेष या नोट या विशेष देखने का काम करिए। यदि किसी वाक्य में, लिखिए, यदि किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों, यदि किसी वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त हों। ठीक है, हम देखें ना पिछले उदाहरण में मेरे दोस्तों, कुछ उदाहरण ऐसे थे जिसके साथ दो कर्म था। क्या किया? दो कर्म था। जब दो कर्म होगा तो क्या होगा? दो कर्म प्रयुक्त हो और उसमें कर्म की स्थिति क्या होगी कि एक पहला कर्म होगा और एक क्या होगा? दूसरा कर्म होगा। ठीक है, दो कर्म प्रयुक्त हों, तो जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा, जो प्रयुक्त हों, तो जो कर्म पहले प्रयुक्त, जो कर्म पहले प्रयुक्त, ठीक है, होगा, जो कर्म पहले प्रयुक्त होगा वह सजीव परसर्ग सहित व गौण होगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? गौण होगा। सजीव परसर्ग सहित व गौण होगा। तथा खड़ी पाई नहीं रहेगी। तथा जो कर्म बाद में प्रयुक्त होगा, जो कर्म बाद में प्रयुक्त होगा वह निर्जीव
वह निर्जीव, जो कर्म बाद में प्रयुक्त होगा वह निर्जीव परसर्ग रहित व मुख्य होगा, ठीक है। देखिए हम बताएं क्या कि यदि किसी वाक्य में दो कर्म हो, कितने कर्म, दो कर्म प्रयुक्त हो तो जो कर्म कहां पर आएगा, पहले आएगा, जो कर्म पहले आएगा वह क्या होगा, सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा और क्या होगा, गौण, तथा जो कर्म बाद में प्रयुक्त होगा वह निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और क्या होगा, मुख्य होगा, ठीक है। और क्या होगा, मुख्य होगा। स्थिति क्या है, तीन। कर्म के लिए यहाँ पर इस विशेष नियम में या इस विशेष वाले में तीन गो पर्सन और तीन नियम है, किसके लिए, कर्म के लिए। कर्म के लिए कितना नियम है या कितना शर्त है, कितना शर्त है, तीन। पहला वाला कि वह सजीव होगा, परसर्ग सहित होगा और गौण, ठीक है, ये पहिलका के लिए। दूसरका कर्म के लिए शर्त क्या है कि निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा और क्या होगा, मुख्य होगा। मुख्य अब गौण की पहचान कैसे करेंगे, तो जो कर्म, ध्यान से सुनिए, जो कर्म क्रिया के साथ लगा रहता है, किसके साथ, जो कर्म क्रिया के साथ लगा रहता है वह मुख्य कर्म कहलाता है, तथा जो कर्म क्रिया से लगा न हो या क्रिया से पहले प्रयोग किया जाता हो या जो कर्म पहला होता है वही गौण कर्म कहलाता है, और जो कर्म क्रिया से लगा होता है वह मुख्य कर्म कहलाता है, ठीक है। चलिए तो अब इसका उदाहरण हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अध्यापक, अपने पर ही ले लीजिए पहला उदाहरण, अध्यापक विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है, अध्यापक। अध्यापक यहां पर क्या हो गया मेरे दोस्तों, कर्ता। अध्यापक क्या हो गया, कर्ता। किसको पढ़ाते हैं, विद्यार्थियों को। विद्यार्थियों को यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म। और क्या पढ़ाते हैं, व्याकरण पढ़ाते हैं, तो व्याकरण शब्द भी यहां पर क्या हो जाएगा, कर्म। हम कहें कि कर्म के लिए कितनी शर्तें, तीन। तो शर्त नंबर एक क्या है, शर्त नंबर दो क्या है, शर्त नंबर तीन। तो हम कहें कि कर्म नंबर एक जो है उसके लिए भी तीन शर्त, और कर्म नंबर दो जो है उसके लिए भी कितनी शर्तें, तीन। तीनों शर्त क्या है, तो आइए देखिए, एक, दो और तीन, तीनों के लिए तीन तीन शर्तें, ठीक है, दोनों के लिए, सॉरी, दोनों के लिए तीन तीन शर्तें। जो विद्यार्थी है यह भी कर्म है, जो व्याकरण है यह भी कर्म है। तो जो विद्यार्थी है वह कर्म है लेकिन पहला कर्म है। तो देखिए, जो कर्म पहले प्रयुक्त हो, विद्यार्थी क्या है, पहले प्रयुक्त है, जो कर्म पहले प्रयुक्त हो वह सजीव होगा। वह क्या होगा, सजीव। विद्यार्थी सजीव है कि नहीं है, सजीव है। सजीव है कि नहीं, सजीव है। तो विद्यार्थी सजीव शब्द मिला, सजीव है, परसर्ग सहित है। परसर्ग सहित का मतलब चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ, चिन्ह के साथ भी है, यह भी सही है, परसर्ग सहित भी है, सही है, लेकिन गौण है, कैसा है, गौण। और यह भी सही है कि यह कर्म क्या है, गौण। कैसे, किस, क्या करना है, काम क्या करना है, व्याकरण को सिखाना है, लेकिन किसको सिखाना है, किसको सिखाना है, विद्यार्थियों को। ध्यान से सुनिए, अध्यापक का कर्म क्या है यहाँ पर, तो अध्यापक का यहाँ पर कर्म क्या है, तो अध्यापक का कर्म है व्याकरण सिखाने का। क्या सिखाने का, व्याकरण, व्याकरण को सिखाने का या व्याकरण सिखाने का। जो व्याकरण को सिखाने का यह कर्तव्य है उसका, ये मुख्य काम है, व्याकरण को सिखाना उसका पहला काम है,
ठीक है। लेकिन पहला जो काम होता है वह क्या होता है, मुख्य। लेकिन पहले जो प्रयोग होता है वो गौण हो जाता है। क्या हो जाता है, गौण। तो दूसरे कर्म के लिए शर्त क्या है कि जो बाद में प्रयुक्त होता है वह क्या होगा, निर्जीव। तो निर्जीव भी है, देखिए व्याकरण क्या है, निर्जीव। परसर्ग रहित है, सही है, परसर्ग रहित है, मुख्य है। क्या है, मुख्य। कहे हैं कि मुख्य क्रिया कैसे पहचानेंगे, मुख्य कर्म। तो क्रिया के साथ क्या होगा, लगा होगा। जो क्रिया के साथ लगा होगा वह क्या कहलाएगा, मुख्य कर्म। न कहला कर क्या कहलाएगा, मुख्य कर्म। हाँ, क्या कहलाएगा, मुख्य कर्म। ठीक है। चलिए, अध्यापक विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते हैं। अगला उदाहरण लिखिए, अगला उदाहरण लिखिए। अगला उदाहरण आप लोग लिखिएगा कि रीमा, रीमा सीमा को, रीमा सीमा को रामायण, रामायण पढ़ाती है। रीमा सीमा को रामायण पढ़ाती है। सीमा को भी कर्म है, रामायण भी कर्म है। यहाँ पर यह गौण कर्म है, पहला कर्म है, परसर्ग सहित है, और क्या है, सजीव है। सही है। रामायण भी कर्म है, लेकिन रामायण कैसा कर्म है, मुख्य कर्म है, परसर्ग रहित है, और यह निर्जीव है। अगला वाला चलिए देखिए, अगला वाला क्या हो जाएगा। तो अगला वाला आपको मिल जाएगा, मुकेश गाय को चारा डालता है। लिख लीजिए। तो यहाँ पर मुकेश, मुकेश गाय को, गाय को चारा डालता है, चारा डालता है। ठीक है। आशा करता हूं कि समझ जाएंगे। गाय को चारा, ये दोनों क्या है मेरे दोस्त, कर्म है। कैसा कैसा कर्म है, तो पूरा आप लोग समझ गए। अगला लिख लीजिए कि लिख लीजिए अगला वाला कि संजना, संजना बच्चों को, बच्चों को दूध पिलाती है। संजना बच्चों को दूध पिलाती है। संजना बच्चों को दूध पिलाती है। यहाँ पर बच्चों को और दूध कर्म है, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास करिए कैसे है, कैसा कर्म है। अगला वाला, विनय बच्चों को पत्र लिखता है। अगला वाला लिखिए, विनय, विनय बच्चों को, बच्चों को पत्र लिखता है। विनय बच्चों को क्या करता है, पत्र लिखता है। बच्चों को और पत्र दोनों क्या है, कर्म। आप लोग समझने का प्रयास करिए कैसा कर्म है, कैसा कर्म नहीं है। आगे देखिए, संदीप, संदीप भैंस को, भैंस को पानी पिलाता है। पानी पिलाता है। संदीप भैंस को क्या पिलाता है, पानी। आगे देखिए, शुभम, शुभम अपने बछड़े को, बछड़े को दूध पिलाता है। दूध पिलाता है। दूध और बछड़े को दोनों क्या है मेरे दोस्तों, कर्म है। कैसा कर्म है आप लोग देख लीजिए और बनाने का क्या करिए, प्रयास करिए। चलिए मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में, अगले दिन। जाने की आज्ञा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।